नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के किसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में किसी भाई साहब ने डायबिटीज के लिए सवाल किया है। तो दोस्तों, यह आज का मेरा वीडियो डायबिटीज के विषय में जो मुख्य बातें हैं जिसको सुनना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक निचोड़ है डायबिटीज के लिए। पूर्व रूप क्या है, डायबिटीज का लक्षण क्या है और इसका इलाज क्या है, हम वो समझेंगे। हालांकि विस्तार से समझना अगर आप चाहते हैं तो मेरे जितने भी जो आयुर्वेद के स्टूडेंट हैं ayushyogi.com में उन्होंने जो प्रोफाइल बनाया वहाँ आकर के, और हमारा नित्य प्रतिदिन जो क्लास वहाँ चलता है, आप अगर विस्तार से आयुर्वेद के इस मधुमेह के संदर्भ में समझना चाहते हैं तो वहाँ पर आइए। आपको जूम का पासवर्ड वगैरह आपको दिया जाएगा, क्लास को अटेंड करिए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा वहाँ, क्योंकि स्टूडेंट के लिए अलग तरह से बात किया जाता है और यूट्यूब के लिए एक सारांश में बात करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि लंबा चौड़ा वीडियो बना के यहाँ कोई फायदा मुझे दिखता नहीं है। इसीलिए सबसे पहले डायबिटीज है कि नहीं इसको चेक करने का बहुत सारे तरीका में एक तरीका जो मुझे सूझा है, क्योंकि मैं खुद डायबिटीज का मरीज हूँ। एलोपैथिक के नज़रिया से, आयुर्वेद के नज़रिया से मुझे कुछ नहीं, डायबिटीज नहीं है। मैं अपने तरीके से नाड़ी चेक करता हूँ तो मुझे वहाँ पर डायबिटीज कम से कम 110 से 20 के बीच में ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। हालांकि एलोपैथिक के जो ग्लूकोमीटर है वहाँ पर भी मेरा 130 से ज़्यादा नहीं जाता, इसको मैं डायबिटीज नहीं मानता। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी एलोपैथिक दवाई खा लेता हूँ, क्योंकि कभी जब स्ट्रेस में रहता हूँ, तनाव में रहता हूँ, किसी बात से ऐसे ही चल जाता है तो वो मेडिसिन खाना पड़ता है। ठीक है जी। डायबिटीज चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि सुबह नहा धोने के बाद भगवान की उपासना करने के लिए आप बैठ जाओ। स्वस्थ चित्त होकर के मन को बड़ा शांत और प्रफुल्लित करने के बाद उस वक्त उसी भगवान के दरबार के सामने ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड को चेक करिए। वहां आपको निश्चित पता चलेगा कि आपके शरीर में वाकई में डायबिटीज लेवल कितना है, डायबिटीज है भी या नहीं। अब ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं कुछ दिन से। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट डायबिटीज के, जब डॉक्टर के पास जाते हैं हॉस्पिटल में चेक करने के लिए, तो वहां पर उनको जो डायबिटीज दिखता है 300 से ज्यादा, और इस विधि से मैं जब चेक कराता हूं उसके घर में तो 150 भी नहीं होता। इसके मुख्य कारण आपको समझ में आया कि नहीं आया? इसका मुख्य कारण ये है, जब वो पेशेंट जब डॉक्टर के पास पहले अपॉइंटमेंट लेता है, फिर जाता है, रास्ते में अपने डायबिटीज के विषय में समझता रहता है, दिमाग में बातें घूमता है, हे भगवान मेरा डायबिटीज लेवल पता नहीं कितना होगा, बड़ा हुआ अगर रहेगा तो डॉक्टर मेडिसिन के डोज को बढ़ा देगा, इंसुलिन लगाने की बात वो कर सकते हैं, क्या होगा कैसा नहीं होगा, जाकर के लाइन में बैठना, मन में तनाव, शरीर में थकावट, बहुत सारी चीजों से आपके शरीर में क्या होगा, ओज की कमी होगी। जैसे ही शरीर में ओज का कमी होता है, ध्यान से सुनना, ये सिचुएशन क्यों है इसको समझना आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। जैसे ही आपका मन विचलित होगा और आपका जो शरीर है, आपका जो मन है वो स्ट्रेस से, तनाव से, टेंशन से जब भर जाता है दोस्तों, तो समझ लो कि आपके शरीर में आपका जो हार्ट है, आपका जो व्यान वायु है, जो समान वायु है, जो अपान वायु है, और उसके साथ साथ आपका जो क्लेदक कफ है, जो अवलंब कफ है, वो क्या करेगा, आपके शरीर में ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा। अचानक ग्लूकोज शरीर में बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपके शरीर को लगने लगता है कि ज्यादा तनाव लिया जा रहा है, ज्यादा टेंशन के वजह से धातु क्षय हो रहा है, कमजोरी होगा शरीर में, अब बेहोशी की स्थिति आ सकती है, चक्कर आ सकता है कमजोरी से, है ना, क्योंकि ज्यादा सोचना, चिंतन करना, ज्यादा टेंशन लेना, ये सभी वायु की अभिवृद्धि का एक हेतु है। जब वायु बढ़ेगा तो धातु क्षय होगा। समझ में आया आपको ग्लूकोज क्यों बढ़ रहा है? तो वही ग्लूकोज वहां डॉक्टर के सामने बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि वहां पर एक वातावरण के वजह से ग्लूकोज बढ़ा। लेकिन जब आप अपने घर में देव उपासना करते हो
तो यहाँ पर आपको उस वक्त जब आप ग्लूकोज चेक करते हो तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर ब्लड प्रेशर, आपका जो डायबिटीज है वो आपको मेंटेन होता हुआ दिखाई देगा। इससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि जो आजकल जो डायबिटीज है ज़्यादातर स्ट्रेस के वजह से, टेंशन, तनाव के वजह से हो रहा है। जिस हेतु से डायबिटीज बढ़ने की बातें ग्रंथकार ने बताया है वो हेतु बहुत कम दिखता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि मान लो कि अगर किसी को डायबिटीज हो रहा है या डायबिटीज होना है तो शरीर उसको पहले ही बता देता है। जैसे डायबिटीज होने से 2 अथवा 1.5 साल पहले उसके शरीर में कुछ अजीब सा सिम्टम्स उसको दिखेगा। आपने इसको नोट करना है। क्या क्या सिम्टम्स? आंखों में सफेद सुबह सुबह मल दिखेगा। यहाँ पर आंखों में सुबह सुबह एक प्रकार का सफेद मल दिखेगा पूरा भरा हुआ। कान में गंदगी, नाक में गंदगी, ठीक है। यहाँ पर बालों में ना एक प्रकार का जब ऐसे करके करोगे तो श्वेत पसीना भी आएगा, और उंगली में देखोगे ना तो एकदम ऐसा करोगे तो एकदम मिट्टी सा आपको दिखेगा। फिर आप कहोगे यार मैं तो नहा करके, मैं तो रोज ही नहाता हूँ, फिर यहाँ मिट्टी कैसे आ रहा है? तो दोस्तों ये जो है अस्थि धातु का मल है ये। हालांकि बाल जो है हड्डी का मल बताया जाता है, बाल को उपधातु भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग इसको मल भी बोलते हैं। तो वहां पर कुछ मल आपको दिखेगा, कुछ गंदगी, ठीक है। दूसरा, दांत में सुबह सुबह आप देखोगे ना तो सफेद परत दिखता है। हालांकि ये परत अन्य भी कुछ रोग में स्पेशल तरीका से बनता है, वो अलग बात है। अदरवाइज अगर अचानक इस तरह से आपको ये मल दिख रहा है तो समझ लो कि डायबिटीज का पूर्व रूप है। डायबिटीज होने से समथिंग 1.5 या 2 महीने पहले आपके शरीर में अब जैसे कि शरीर में कुछ अजीब सा लक्षण दिखेगा। जैसे शरीर थकावट जैसा महसूस होगा, शरीर में एक जगह बैठे रहूं, आराम से बैठूं, कोई रोटी बनाने वाली मुझे यहीं पर रोटी ला करके दे, काम करने की मन नहीं करता, शरीर में शिथिलता पैदा होगा, अधिक शीतल पदार्थ, पेय पदार्थ पीने का मन होगा। तो ये सारे जो चीजें हैं ना वो डायबिटीज का पूर्व रूप है। ये कुछ ही दिन से इस तरह का सिम्टम दिखेगा, डायबिटीज चेक कर लो, शायद आपके यहाँ पर गड़बड़ी आपको दिखेगा डायबिटीज का, ठीक है। तो ये सिम्टम्स देख करके करना है, डॉक्टर की बहकावे में नहीं आना। क्यों? एक ये हो गया। अब आएंगे हम पूर्व रूप, समझ में आया। हमने डायबिटीज को परीक्षण करने का स्पेशल तरीका ढूंढा, इसके पूर्व रूप जो स्पेशल डायबिटीज में दिखता है वो हमने यहाँ पर बात किया। अब हम बात करेंगे इसके इलाज। तो इलाज में क्या है? इलाज में हमें 2 कैटेगरी हमने चूज करना है। एलोपैथिक वाले तो डायबिटीज में टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज के अलावा कोई बात नहीं करते। बट हम यहाँ पर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से चरक के ग्रंथ को अगर आप उठाओगे तो एक स्थूल प्रमेही होते हैं, स्थूल शरीर वाले, और एक कृश शरीर वाले। ये 2 शरीर को हमें ध्यान में रख करके अपने इलाज, अपने दवाइयों की कंपोजिशन को हमें यहाँ पर तय करना है। चाहे डायबिटीज कफज हो, चाहे पित्तज हो, चाहे वातज हो, हमें 2 चीज को ध्यान देना है कि डायबिटीज का जो मरीज है वो मोटा है या पतला है। मोटा अगर हो तो तुरंत दिमाग में बैठाओ कि इसके शरीर में अग्नि की क्षय हो रखी है। ध्यान देना, मोटा अगर शरीर है तो ये कफ प्रमेह है, या उसमें पित्त या वात प्रमेह भी हो सकता है। वो जब हम क्लास शुरू करेंगे तो वहां बात करेंगे, क्योंकि फिर वो लंबा प्रसंग है। लेकिन इतना समझ लो, अगर किसी का मोटा शरीर है, बहुत मोटा है, पूछो तो वो कहेगा भाई मोटापा भी बढ़ रहा है, शिथिलता शरीर में बढ़ रही है, आलस्यता शरीर में बढ़ रहा है, कफ का पूरा लक्षण दिख रहा है। और ऐसे में अगर मधुमेह है तो जितने भी जो कटु पदार्थ है अथवा जितने भी जो तिक्त पदार्थ है ये उस रोगी को देना है। जितने भी जो कड़वा पदार्थ है ना, जैसे गुड़मार हो गया, नीम के पत्ते हो गए, कहते हैं ना भाई नीम के पत्ते खाना चाहिए, ये वो किन के लिए? ये उन्हीं के लिए जिनका शरीर मोटा, स्थूल शरीर वालों के लिए। कृश शरीर वालों को उल्टा काम करेगा, उनको नहीं देना। कृश शरीर वालों को ट्रीटमेंट करने में बड़ा कठिनाई होती है। तो स्थूल अगर शरीर है तो समझ लो कि ये कफज प्रमेय है। कफज प्रमेय में हर तरह की जो दवाइयां तकरीबन सूट होता है, इसीलिए कफज प्रमेय को साध्य प्रमेय बताया गया है। इसको इलाज करके ठीक किया। लेकिन अगर किसी का कृश शरीर है, पतला है किसी का शरीर, कमजोरी है उसमें, और साथ में उसको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, टेंशन है, तनाव है,
तो समझ लो कि ये वातज प्रमेय है। यहाँ धातु की क्षीण हो रखी है, धातु में कमी कमजोरी है, यहाँ हमें ब्रीह्मण चिकित्सा देना चाहिए, यहाँ हमें ब्रीह्मण चिकित्सा देना चाहिए। ठीक है, ब्रीह्मण में क्या हो सकता है, अगर उसका कफ के द्वारा आवरण होने से वायु बिगड़ा है और वायु यहाँ पर विगुणित हो रखा है, तो कफ और वायु को समन करने के लिए एक त्रिकंटकाद्य घृतम अथवा त्रिकंटकाद्य स्नेह बोलते हैं। तिल के तेल में जो त्रिकंटकाद्य के जितने भी जो औषधि है उसको वहां पर सिद्ध करके उस तेल का सेवन कराना। कब, अगर किसी का कफ का भी लक्षण दिखता है और वायु का भी लक्षण दिखता है, अगर किसी का पित्त का भी लक्षण दिखता है और वात का भी लक्षण दिखता है, ऐसे में प्रमेय है, तो यहाँ वही त्रिकंटकाद्य में डाले जाने वाले जितने भी जो औषधि है उसको घृत के साथ शोधन करके उस घृत का सेवन कराना चाहिए, क्योंकि घी जो है वो पित्त का शमन करता है और तेल जो है वो कफ का शमन करता है। तो यह स्पेशल ट्रीटमेंट हो गया। अदरवाइज अगर किसी का मोटा शरीर है यानी कफज प्रमेय है, तो यहाँ पर हम सबसे बढ़िया इलाज के रूप में दारू हल्दी, आंवला और आंवला, हल्दी और नागर मोथा दीपन पाचन के लिए, इन सभी का काढ़ा बनाना है और उस काढ़ा में थोड़ा शहद मिला करके। अब आप पूछो कि भाई शहद जो है वो तो मधुर होता है, मीठा होता है, तो डायबिटीज वालों को लेना चाहिए कि नहीं? तो दोस्तों मैं आपको, अगर आपका कफज प्रमेय है, ध्यान देना, अगर कफज प्रमेय है तो गुड़, पुराना गुड़ और शहद लिया जा सकता है। क्यों? यह मधुर जरूर है लेकिन यह अग्निवर्धक है, ये कफ को शमन करने वाला है, कफ को पिघलाने वाला है। उष्ण प्रकृति का है ना, रुक्ष प्रकृति का है शहद, और ये दीपन, और ये जो पाचन का कार्य भी करता है, गर्म है ये, तो कफ के लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर किसी का वातज प्रमेय है तो फिर यहाँ पर, किसी का पित्तज प्रमेय है तो फिर यहाँ पर शहद और गुड़ सफिशिएंट नहीं है। समझ में आया आपको? इसीलिए क्योंकि ये उष्ण प्रकृति का है तो पित्त में काम नहीं करेगा, ये वात में भी काम नहीं करेगा। ये सिर्फ कफज प्रमेय में शहद और पुराना गुण काम करता है। तो कफज प्रमेय साध्य है, पित्तज प्रमेय कष्ट साध्य है और वातज प्रमेय, और जहां पर धातुओं में क्षय हो चुका है और उसकी अग्नि भी मंद है और विविध प्रकार के डिप्रेशन, एंजाइटी, शरीर में कई सारे इस तरह के जो लक्षण अगर दिखता है तो यह असाध्य व्याधि है। ठीक है, अगर वातज असाध्य व्याधि है तो इलाज कैसे करें? मान लो कि किसी का वायु का असाध्य यानी कि ठीक नहीं किया जा सकता, कई सारे दवाई खाया, ठीक नहीं हो रहा है, तो वैद्य को गाली नहीं देना, ये शरीर आपका वैसा है, वैद्य का कोई गलती नहीं है। ग्रंथ में पहले लिखा है कि यह असाध्य है। बहुत सारे ऐसे असाध्य व्याधि है, जैसे कौन कौन सा असाध्य है, जैसे मधुमेह को असाध्य बोला है, जैसे कुछ वातज अपस्मार जो है वो असाध्य। बहुत सारे वायु से संबंधित जो व्याधि है ना, तकरीबन अगर उसने धातुओं को ज्यादा क्षय किया है, धातु क्षय के कारण से अगर वो वायु बढ़ा हुआ है, तो समझ लो कि ये तकरीबन असाध्य व्याधि है। अब इसका इलाज का प्रोसेस क्या हो सकता है? प्रयास करे तो ये शायद ठीक हो सकता है, लेकिन इसको असाध्य के कैटेगरी में, क्योंकि वैद्य में या फिर ज्यादा काम और बोझ पड़ता है। क्या किया जा सकता है? अगर किसी का क्षयजन्य व्याधि है, क्षयजन्य संप्राप्ति और हेतु है और वहां पर वातज प्रमेय हो गया, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले थोड़ा वायु को समन करने के लिए वही त्रिकंटकाद्य घृत, इसका अगर पित्त से संबंधित वायु है यानी पित्त के द्वारा आवरण होने से वायु विकृत अवस्था में गया और धातु भी क्षय है, तो घृत के साथ त्रिकंटकाद्य घृत को लेना है थोड़ी देर तक। उसके बाद फिर कुछ ब्रीह्मण द्रव्य लेना है। ब्रीह्मण द्रव्य, ध्यान देना, ब्रीह्मण द्रव्य लेने से डायबिटीज बढ़ता है। और ब्रीह्मण द्रव्य के जस्ट विपरीत अगर समन चिकित्सा, अगर शोधन चिकित्सा करे तो यहां पर कफज व्याधि में तो अच्छा है, डायबिटीज के लिए शोधन चिकित्सा ही सफिशिएंट है। लेकिन शोधन करने से धातु और नष्ट हो जाता है, तो वातज प्रमेय में और कमजोरी आती है। तो वातज प्रमेय में कमजोरी को कम करने वाला यानी कुछ शक्तिवर्धक दवाई देना होता है। शक्तिवर्धक दवाई देते ही यहां पर मेद बढ़ जाता है, तो डायबिटीज में यानी दोनों ओर से गड़बड़ है। ताकत को बढ़ाने वाली दवाई दो तो मेद बढ़ जाएगा, मेद बढ़ने से प्रॉब्लम हो जाएगी, डायबिटीज और बढ़ेगा। अगर उस मेद को कम करने की दवाई दो तो चूंकि उसका ऑलरेडी धातु क्षय हो रखा है
तो इस तरह के जो शोधन द्रव्य से, इस तरह की चीज़ों से फिर और ज़्यादा धातु में क्षयता उत्पन्न होगी और कमजोरी उत्पन्न होगा और ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, शरीर और क्रिस होता जाएगा, कमजोरी होगी, दूसरी ओर से परेशानी होगा। इसीलिए ना यहाँ पर थोड़ा बैलेंस है, थोड़ा सा ब्रह्मांड दे दो, थोड़ा सा जो है कि रुक्ष पदार्थ दे दो, थोड़ा सा ब्रह्मांड दे दो, करते 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 शरीर के वायु पूरी तरह से वायु को शमन करो, वायु को पूरा मेंटेन करो। उसके बाद फिर अकेला मेह बचेगा, अकेला मेद बचेगा, अकेला उसकी वस्ती स्थान में स्थित। क्योंकि डायबिटीज क्या है, मूलतः अगर देखा जाए तो जो डायबिटीज है ना दोस्तों, वो हमारे मेद को, बसा को, हमारे मज्जा को, हमारे कफ को, हमारे पित्त को, हमारे जितने भी जो जलीयांश पदार्थ है उन सभी को जबरदस्ती खींच करके हमारे वस्ती स्थान में ले जा करके वहां पर भर देता है कचड़ा। उसके बाद तभी तो ये आबिल मूत्रता बहुमूत्रता होता है, बहुत ज्यादा यूरिन वहां पर निकलना लग जाता है, किसी किसी का यूरिन बहुत कम हो जाता है, बंद हो जाता है। यही इसका कारण है, क्योंकि जहां से यूरिन निकलता है ना, हमारे जो जिसे हम मूत्राशय बोलते हैं, तो जितने भी ये देखो यहाँ पर ग्रंथकार भी बोलते हैं, छीड़ेषु दोषे सवकृष्ट वस्तौ धातुन प्रमेह नलिनः करोति दोषो ही वस्तिम समुपेत्य मूत्रम संदुष्ट मेहांजन यद्यथा स्वम। ऐसा करके कफ, पित्त और वसा, मज्जा, ओज, लसिका, ये सभी को विकृत अवस्था के वायु है खींच करके, अपान वायु खींच के क्या करेगा, हमारे जो मूत्राशय है वहां ले जा करके जमा देता है, भर देता है। जब भरेगा तो वहीं से फिर डायबिटीज शुरू हो जाता है। वो जो स्थान है मूत्राशय, जो वस्ती स्थान, किसका स्थान है, वात का स्थान है। वात स्थान में कफ का, जो क्योंकि सारे जलीय अंश है ये, तो क्या हो गया, वायु के स्थान में कफ ने जाकर के अपना आवरण पैदा किया, तो क्या होगा, उसी स्थान में जहां वायु के घर में जाकर के कफ ने हमला बोल दिया, अटैक किया। अब कफ विकृत अवस्था में आएगा, कफ बेचारा हड़बड़ाएगा, कभी स्रोतस के अंदर घुस जाएगा, तिर्यक गति वाला कफ वायु जो है वो बन जाता है। उसके बाद तो बस फिर पेशेंट में हो जाती है घबराहट, कभी बहुत ज्यादा दिन भर पेशाब, रात भर पेशाब आता रहता है, क्योंकि वो वहां का जो हमारा जो मूत्राशय है वो ज्यादा से ज्यादा उन ओज को, उन लसिका को, उन मज्जा को, उस वसा को, जितने भी जो जलीय अंश पदार्थ है ना ये, उन सबको पचा पचा करके खचा खचा कर सब बाहर निकलने का प्रयास करता है। निकल जा यार, तो यहाँ रह मत, निकल जा। लेकिन कितना निकालेगा, वायु तो पहले विकृत अवस्था में जाकर के पूरा भर रहा है वो। तो यहाँ पर दवाई की अगर हम बात करेंगे तो सबसे, अगर कफज प्रमेय है तो हल्दी 1 चम्मच और आंवला 1 चम्मच, और यहाँ पर इन दोनों को मिला करके इसको थोड़ा सा काढ़ा बनाओ, अथवा ताजा हल्दी का रस ले लो 2 चम्मच, 4-5 चम्मच ले लो हल्दी का रस, अपना आंवले का रस। यहाँ पर हल्दी डालो 1 चम्मच और इसको आप सुबह सुबह खाली पेट पी लो। यहाँ आप शहद भी डाल सकते हो। तो ये एक बेहतरीन दवाई है। उसके साथ साथ में ना कुछ दूसरी दवाई भी यहाँ पर बताया है, मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, हमारे जो ग्रंथकार है चरक संहिता में ये बात यहाँ बताया। जैसे दारू, हल्दी, देवदार, आंवला, हरड़, बहेड़ा, नागर मोथा, इन सभी द्रव्यों को मिला करके विधि पूर्वक क्वाथ बनाना है, और यह जो क्वाथ है यह सुबह सुबह पीला है। ठीक है, तो सामान्य हर तरह के प्रमेय में ये क्वाथ काम करता है। अगर कफ प्रमेह है किसी का तो वह हरड़ का छिलका, कायफल, नागर मोथा, पठानी लोद, पाठा, वायविडंग, अर्जुन की छाल और धान का जड़, हल्दी, दारू हल्दी, तगर, वायविडंग, कदम का छाल, साखू की छाल, अर्जुन की छाल, अजवाइन, दारू हल्दी, वायविडंग, खदीर का सार और देवदार, कुठ, काला अगर, लाल चंदन, दारू हल्दी, ये सारी चीजें मिला करके आपने काढ़ा बनाना है, और उस काढ़ा में आपने क्वाथ बना करके वहां शहद मिला करके पीने के लिए ग्रंथकार बताते हैं। आगे अगर पित्तज प्रमेय है तो आपने पित्त शामक, खस, पठानी लोद, अर्जुन की छाल, लाल चंदन है ना, इसका काढ़ा बना करके पिलाना है। खस, नागर मोथा, आंवले का छिलका, बहेड़ा का छिलका, इसके काढ़ा, परवल के पत्ते, नीम के छाल, आंवला, गुड़ूची, ये सारी चीजें अलग अलग जो है काढ़ा बना करके पीने के लिए बताया गया है। अगर किसी का वातज प्रमेय है तो वातज प्रमेय में त्रिकंठ खाद्य स्नेह
बताया गया है। तो त्रिकंड खाद्य को भी जरा आप एक बार नोट कर लो। यहां पर बताया है गोखरू, देखो यहां पर कौन कौन से दवाइयां दिया जा रहा है। गोखरू ये मूत्रल है, पाषाण भेद ये भी मूत्रल है, क्योंकि मूत्रल यानी कि अधिक पेशाब। अगर यहां पर आविल मूत्रता का परिस्थिति है तो ये नहीं देना है, बहुमूत्रता का। आविल मूत्रता अगर यूरिन भी नहीं आ रहा है या यूरिन में ना बहुत ज्यादा मधु यहाँ इक्षु मेह बोलते हैं ना, जहां पर पेशाब बहुत ज्यादा पीला पीला सा आ रहा है, पेशाब करते वक्त जो है हमारा जो पेनिस है, पेनिस के ऊपर ना ऐसा गांठ जैसा उड़ जाता है। आप जरा ध्यान देना, डायबिटीज के पेशेंट के अगर इक्षु मेह होगा तो पेशाब करते वक्त यहाँ ऊपर जो है ना इस तरह से पानी का एक गांठ जैसा यहाँ बन जाता है। तो ये जो सिम्टम्स इस तरह से होगा। तो और पानी जो यूरिन है उसमें पूया बोलते हैं आयुर्वेद में, तो पस बोलते हैं एलोपैथिक वाले। अगर पस ज्यादा निकलता है तो क्या करना है, आपने गोखरू लेना है, पाषाण भेद लेना है, सोमवल्क लेना यानी सफेद खदीर बोलते हैं इसको, भिलावा लेना है, शुद्ध अतीस, पठानी लोद, मीठा बच, परोरा के पत्ते, अर्जुन के छाल, नीम की छाल, नागर मोथा, हल्दी, पद्मकाष्ठ, अजवाइन, मजीट, काला अगर, लाल चंदन, इन सभी की क्वाथ बना करके उससे आपने तेल या घृत का सिद्ध करना है। अगर कफ के आवरण से वायु बिगड़ा हुआ है और अगर क्षय की स्थिति धातुओं की क्षयता भी है तो हमें यहाँ पर तिल के तेल में इस जड़ी बूटियों की क्वाथ बना करके सिद्ध करना है। अगर पित्त का आवरण है तो यहाँ घृत में सिद्ध करके हमें ये दवाई को लेना है। ठीक है, तो इस तरह से कफ, पित्त और वात इन तीनों के से संबंधित जो डायबिटीज है वहां पर अच्छा काम करता है। अक्सर देखा गया है आंवले का ताजा रस कम से कम 1 कटोरी अथवा आधा 1 कप ले लो, अथवा आधा कप तो ले ही लो आप आंवले का ताजा रस सीजन में। उसमें 1 चम्मच हरड़ डाल दो और उसमें थोड़ा सा शहद मिला लो 1 चम्मच, उसके बाद इसको पिला लो। तो सभी प्रकार के प्रमेह में तकरीबन काम करता है, लेकिन वातज प्रमेह में ये अच्छा काम नहीं करता। अगर आपको हानि करे अथवा रोगी में बहुत ज्यादा कमजोरी दिखने लगे तो इसको बंद कर देना। कमजोरी इसीलिए क्योंकि सभी रुक्ष प्रकृति वाला है, आंवला भी रुक्ष प्रकृति, हरड़ भी आपका ये हल्दी भी रुक्ष प्रकृति है, लेखनीय गुण है इनमें, और शहद भी उष्ण और रुक्ष प्रकृति का है। इसीलिए ये रुक्षता बढ़ाएगा, धातुओं को और क्षय करेगा। अगर आपके धातु में इस तरह से क्षय होगा और उससे वीकनेस बढ़ रही है तो फिर आपने इसको तुरंत बंद करना है। अदरवाइज अगर ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखता तो इसको आप कंटिन्यू लेते रहो। मतलब कुल मिलाकर के ना आपके जो मूत्राशय है ना, जहां पर आपके जो है जो किडनी है या जो वस्ती का स्थान है, वहां से हमने ज्यादा से ज्यादा इन कचरा को बाहर निकालना है। यहाँ पर आप रोज स्नेह दे दो, स्नेह कर्म हम करते हैं ना, वहां पर मसाज करो रोज, किसी भी तरह से आप गंडूस धारण कर लो अथवा कुछ भी हम कर सकते हैं जिससे कि उस जगह में हमारे कटी प्रदेश में ना इतना हीट देना है कि सब पिघल जाए, और कुछ मूत्रल द्रव्य लेना है। इसीलिए तो शिलाजीत का महत्व डायबिटीज में बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका जो शिलाजीत है वो मूत्राशय में काम करता है, डायबिटीज में काम करता है। ये मूत्रल है तो ये यूरिन को भी पास कराता है, शरीर में ताकत भी देता है। इसीलिए शिलाजीत जो है ना डायबिटीज में बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों इसी तरह के विशेष जानकारी को पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आने वाले दिनों में इसी तरह की विशेष जानकारी हम देते रहेंगे। देखो मतलब कि ऊपर की अगर हम बात कर भी रहे तो भी 20 मिनट से ऊपर हो गया, तो अगर हम विस्तार से बात करेंगे तो कितना लंबा टाइम लगेगा, आप इसमें बोर हो जाओगे। ठीक है ना, इसीलिए अगर आप वाकई में आयुर्वेद सीखना चाहते हो, आयुर्वेद के इस तरह के जो डायबिटीज से रिलेटेड या कोई भी दूसरे रोगों के ऊपर डीपली अगर आप इसमें कुछ एनालाइज समझ में आना आपको चाहते हो, समझना चाहते हो, सुनना चाहते हो, आप वास्तव में एक विशेष चिकित्सक बनना चाहते हो, तो आपने तुरंत हमारे www.ayushyogi.com में जाकर के वहां पर ऑनलाइन क्लास लिखा है उसमें क्लिक करना है। वहां बहुत सारे, अगर आपने एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो वहां एक प्रोफाइल बना है उसमें क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, फ्री, पैसे लगता नहीं है उसमें। अगर आपने नाड़ी सीखना है या मेरे से कुछ सीखना है तो मेरा प्रोफाइल बना है उसमें। अगर आपने नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट सीखना है तो वहाँ बहुत सारे नए डॉक्टर भी हम उसमें जोड़ रहे हैं। नया ये व्यवस्था है, अभी हम डॉक्टर को जोड़ने में थोड़े से असुविधा हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हमारे साथ बहुत अच्छे डॉक्टर यहाँ पर हम उनको जोड़ेंगे। तो दोस्तों आज दीजिए विदा। अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो तुरंत इसको कर लेना, क्योंकि आने वाला वीडियो शायद हो सकता है आपके लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों दीजिए आज विदा। जय श्री राम।